यमन से कुछ बड़ी अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही हैं। क्या सऊदी अरब और यूएई यमन के अंदर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं? क्या ये अपने सपोर्टेड ग्रुप्स के जरिए यमन के अंदर एक दूसरे को काउंटर करना चाहते हैं? ये बैटल किस इलाके में हो रही है और इससे सऊदी अरब और यूएई के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इसके पीछे क्या ग्रैंड स्ट्रेटजी है और क्या जियोपॉलिटिकल फड्डा है? किसका अपर हैंड है और इस सारे मामले पर किसकी पोजीशन मुस्तहकम हो रही है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। यमन की बात करें तो इसको पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा कवर किया था हुसीज की कैंपेन के हवाले से, जो उन्होंने बाबुल मंडब स्ट्रेट में शुरू की थी। हुसीज ने रेड सी के इस चोक पॉइंट पर एक नेवल ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की थी अपनी स्ट्राइक्स के ज़रिए, और उनका नैरेटिव ये था कि जब तक इजराइल गाज़ा के अंदर अपनी कैंपेन को नहीं रोकेगा हम आलमी तिजारत को नहीं चलने देंगे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तिजारत मुतासिर की भी, और हमने कई वीडियोज़ में जिक्र किया हुआ हुसीज के कंट्रोल्ड एरियाज। बहुत से नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में हुसीज की फोर्टिफिकेशन कायम है, जिसमें कैपिटल सिटी सना भी शामिल है, जहां पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अलावा अल हुदैदा की पोर्ट इनके पास है, जिसके ऊपर इजराइल अक्सर हमले करता रहता है। सदा का इम्पॉर्टेंट इलाका, इसके अलावा रेड सी की कोस्ट लाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिससे हुसीज की फोर्टिफिकेशन मजबूत होती है कोस्टल एरिया पर, और जिसकी वजह से इनको हुदैदा पोर्ट की एक्सेस मिलती है, जो कि इनकी ट्रेड और एड के हवाले से इनको एक वाइटल एज प्रोवाइड करता है और इनको मैरीटाइम एक्सेस देता है। इसके अलावा हुकूमती फोर्सेस की बात करें जो ज़्यादातर सऊदी बैक्ड हैं और इनको किसी हद तक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है, ये मारिब और तैज़ के प्रोविंसेस को कंट्रोल करती है, जो कि हुसीस के इलाकों से बाहर हैं। इसके अलावा आ जाता है ईस्टर्न यमन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि सहरा पर भी मुश्तमिल है, लेकिन बीच बीच में बहुत ज़रखेज़ एरियाज़ भी हैं और ऑयल के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं, और इन इलाकों में डिफरेंट ग्रुप्स लड़ते रहते हैं। इसके अलावा साउथ का इलाका है जहां पर आजकल बैटल जारी है। साउथ और इससे ऊपर के थोड़े से इलाके, हदरामौत एक सेंट्रल प्रोविंस है यमन के अंदर, जो कि ऑयल के ज़खायर से भरा पड़ा है, और इसी वजह से आजकल इस रीजन में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसमें सऊदी बैक्ड हुकूमत और उनके सपोर्टेड ग्रुप्स वर्सेस यूएई सपोर्टेड ग्रुप्स ये आपस में सामने आ गए हैं और तेल और दूसरे ज़खायर के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हदरामौत में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये डायरेक्ट नतीजा है सऊदी अरब और यूएई की कन्फ्रंटेशन का। यमन के नेचुरल रिसोर्सेज और की पोर्ट सिटीज़ का कंट्रोल, कौन ज़्यादा इलाका हासिल कर पाएगा, इस हवाले से सऊदी लेड कोलिशन ने यूएई बैक ग्रुप्स एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल पर हमले किए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यूएई बैक ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल इन्होंने बहुत से इलाकों में अपनी मनमानी की और पीस प्रोसेस को सबूटाज करने की कोशिश की, डिफरेंट इलाकों पर कब्जा करके, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके मुताबिक मामला काफ़ी हद तक स्मूथ चल रहे थे। और उनके मुताबिक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी की मिलिट्री मूवमेंट्स की वजह से हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इन पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करें, और सऊदी बैक्ड हुकूमत के आर्मी स्पोक्स पर्सन का भी यही कहना था कि हम इनको वार्न करते हैं कि ये पीछे हट जाएं। इन्होंने ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं पिछले दिनों में, लोगों को इनके घरों से निकाला है इलाकों पर कब्जा करने के लिए। दरअसल पिछले दिनों सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि यूएई बैक्ड एक ग्रुप है, जो कि सदर्न यमन में एक्टिव है, कई सालों से यूएई इनको सपोर्ट करता है, और यूएई का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर रिसोर्सेज और जो एक दो पोर्ट सिटीज़ हैं उन पर इनके ज़रिए कंट्रोल हासिल किया जाए, जैसा कि आइडन पोर्ट, जिसके साथ गल्फ ऑफ आइडन है, जो कि एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। यहाँ पर रिपोर्टेडली यूएई इनके ज़रिए एक इन्फ्लुएंस चाहता है एसटीसी ग्रुप के ज़रिए, जिन्होंने पिछले दिनों सऊदी बैक गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कुछ प्रोविंसेस हैं उनके कुछ इलाकों को फतह करने की कोशिश की है, जैसा कि हड्रामौट और महरा के प्रोविंसेस, जो कि सेंटर और साउथ ईस्ट में आते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों ग्रुप जो अब आपस में लड़ रहे हैं, एसटीसी और सऊदी बैक्ड हुकूमत, ये पिछले कई सालों से हुसीस के खिलाफ मिलकर लड़ रहे थे।
एक को यूएई की बैकिंग हासिल थी और दूसरे को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था, और दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हुसीस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, क्योंकि हुसीस का ज़्यादातर इन्फ्लुएंस तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में है, लेकिन वो कभी कभार उनके फाइटर्स यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। तो इन्होंने कई साल जंगों के बाद अपनी फोर्टिफिकेशन कायम की। यहाँ पर बहुत से लोकल ट्राइब्स को भी सऊदी अरब ने सपोर्ट किया कि वो हुकूमत के साथ मिलें, हुकूमती आर्मी के साथ मिलकर यहाँ पर अपना एक इन्फ्लुएंस कायम करें। और एसटीसी को यूएई इम्बोल्डन करता रहा कुछ की स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स के कंट्रोल के लिए, कि वो इलाके अगर इनके पास रहेंगे तो हम इन पोर्ट्स का भी कंट्रोल कर सकेंगे। एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इनका एक ये मुतालबा भी है कि हम साउथ यमन को अलहदा करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। और उन्होंने अभी रिसेंटली सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हमारे ठिकानों पर बमबारी की है। यहाँ पर इनकी लड़ाई सऊदी सपोर्टेड नेशनल शील्ड फोर्सेस से हो रही हैं, जो कि हुकूमत के साथ अलाइंड हैं। और इन हुकूमती फोर्सेस का ये मुतालबा है कि एसटीसी, जो कि यूएई बैक्ड है, वो हदरामौत और महरा के प्रोविंसेस को छोड़ दे जिन इलाकों पे इन्होंने कब्जे किए हैं। और पिछले 24 घंटों में तो हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। सऊदी अरब ने मुकल्ला पोर्ट पर स्ट्राइक की है और उनके मुताबिक एक फॉरेन कंट्री यहाँ रेबल्स को एक बहुत बड़ी असलहे की शिपमेंट प्रोवाइड करने जा रही थी, और उस कोशिश को हमने नाकाम बना दिया है। सऊदी अरब ने यहाँ क्लियरली पैगाम दिया है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की रेड लाइन है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ओपनली यूएई को पैगाम दिया है कि आपकी सारी फोर्सेस 24 घंटे के अंदर यमन को छोड़ दें। और ये एक नई डेवलपमेंट है। पहले कहा जा रहा था कि यमन के अंदर आप विड्रॉ कर लें जिन जिन इलाकों पर आपने चढ़ाई की है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप यमन ही छोड़ दें, यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल निकल जाए पूरे यमन से जिनको यूएई बैक करता है। तो यहाँ पर सऊदी अरब और यूएई का कॉन्फ्लिक्ट खुलकर सामने आ चुका है यमन के अंदर। वो नहीं चाहते कि हदरामौत प्रोविंस में यूएई बैक्ड एसटीसी अब मजीद कोई एक्शन ले, और इसलिए उनकी असलहे की शिपमेंट, उनकी व्हीकल्स और कार्गो को स्ट्राइक किया गया है। और सऊदी बैक्ड कोलिशन ने उम्मीद जाहिर की है कि यूएई वो ज़रूरी स्टेप्स उठाएगा जिससे पीस की जानिब हम बढ़ सकते हैं। तो लग यही रहा है कि सऊदी अरब अपने जितने भी सपोर्टेड ग्रुप्स हैं यमन के अंदर उनको यूनाइट करना चाहता है, जैसे कि उनकी हुकूमत है, ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड हुकूमत, हदरामौत के ट्राइब्स और दूसरे जंगजू ग्रुप्स ये एसटीसी को निकाल बाहर करना चाहते हैं, और इवन सऊदी अरब हुसी से भी हाथ मिला रहा है। तो अब यूएई बैक्ड एसटीसी, जो कि ज़्यादा सदर्न इलाकों में एक्टिव है, उसके लिए मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है। और देखना यह है कि वो किस हद तक इनको काउंटर करते हैं और यूएई इनको रोक पाता है कि नहीं। यमन में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ग्रुप्स की हुकूमत है। अब हुसीस के साथ सऊदी अरब पिछले कई सालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, और उन इलाकों में हुसीस और सऊदी बैक्ड हुकूमत के दरमियान किसी हद तक एक सीज फायर चल रहा है, और लड़ाई बहुत कम हो चुकी थी पिछले 2 सालों में। सऊदी अरब का यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यमन के मामला किसी हद तक स्टेबलाइज हो जाएं, क्योंकि उनका बहुत सा इलाका यमन के साथ लगता है और वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। सऊदी अरब का जो विजन 2030 है उसके तहत वो अपनी इकॉनमी में बेहतरी चाहते हैं, और उसके लिए वो तैयार नज़र आते हैं तकरीबन हर ग्रुप से मुज़ाकरात करने के लिए। मतलब हुसीस की भी बात करें तो 2 साल 3 साल पहले इन्होंने उनसे मुज़ाकरात शुरू किए जिनके ऊपर वो 2016 से बमबारी कर रहे थे। हुसीस भी इनसे लड़ते रहे, उन्होंने हथियार नहीं डाले, और सऊदी अरब भी बिलाखिर इनसे बातचीत करने पर आमादा हुआ। तो बहुत सा जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है जहाँ पर सऊदी बैक्ड हुकूमत है और हुसीज कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत से अमन मुज़ाकरात कामयाब हो भी चुके हैं, और हमने इन वीडियोस में उनको डिस्कस भी किया है। जैसे कई रोड्स की ओपनिंग्स हुई हैं, कई इलाकों के मुहासरे जो इन्होंने किए हुए थे वो ख़त्म हुए हैं। लेकिन अब साउथ में एक नया मसला डेवलप हो रहा है, और ये हदरामौत का जो प्रोविंस है यहाँ पर कुछ और भी फॉल्ट लाइंस हैं, जैसा कि यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ हैं। ट्राइबल ग्रुप्स को भी सऊदी अरब ने सपोर्ट किया है कि आप मिलिट्री को सपोर्ट करें, यानी जो ऑफिशियल हुकूमत है। और इसके साथ ही एक इस्लाह पार्टी है जिसके साथ हिस्टोरिकली सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन यूएई की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसमें इस्लाह पार्टी नहीं बैठती, क्योंकि वो किसी हद तक मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते हैं। और यूएई की अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड के काफ़ी ख़िलाफ़ हैं। वैसे तो सऊदी अरब ने भी मुस्लिम ब्रदरहुड से रिलेटेड बहुत सी पार्टीज़ को बैन किया हुआ है, यानी जो पॉलिटिक्स में इस्लाम की बात करते हैं, पॉलिटिकल इस्लाम या इस्लाम की तरवीज,
सऊदी अरब ये समझता है कि हमारे मुल्क में बड़ा ज़बरदस्त इस्लामिक सिस्टम मौजूद है, लिहाजा हम इस हवाले से किसी ग्रुप को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करे इस्लाम की, या इस्लाम की बेस पर कोई एक्टिविटी करे, तबलीग करे या सियासत करे। उसकी सऊदी अरब में भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन स्टिल सऊदी अरब की हिस्ट्री की बात करें, जैसे कहते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, उसमें सऊदी अरब ने हिस्टोरिकली बहुत सी जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनसे रवाबित कायम रखे हैं अपने इन्फ्लुएंस के लिए। लेकिन यूएई की स्ट्रेटजी बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि हमने मुस्लिम ब्रदरहुड को काउंटर करना है, और बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्ट्रेटजी उनकी डिराइव होती है इनके इजराइल और यूएस के साथ ताल्लुकात के हवाले से। मतलब इजराइल के साथ जो इन्होंने एक मुआहदा किया है अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत, और इससे पहले भी यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर काफ़ी सख्त है, और उसी मुस्लिम ब्रदरहुड को किसी हद तक तुर्की और कतर में सपोर्ट हासिल रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कतर का इन ममालिक के साथ जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट नहीं करते। जबकि तुर्की की तो एक हिस्ट्री रही है मुस्लिम ब्रदरहुड की, इजिप्ट की भी एक हिस्ट्री रही है। मुर्सी की बात करें, वो भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। जबकि सीसी साहब जब आए, फील्ड मार्शल सीसी साहब इजिप्ट के, उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ क्रैकडाउन किया। तो यहाँ पर इजिप्ट यूएई की पॉलिसी किसी हद तक हमें अलाइन नज़र आती है मुस्लिम ब्रदरहुड के हवाले से। जबकि पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान भी इस रीजन के करीब ही है। हमारा बड़ा मिक्स एंड मैच सिस्टम रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत सी मजहबी पार्टियों ने हमेशा से खोलकर खेला है, लेकिन हुकूमत में वो कम ही आई हैं। तो यमन की जो इस्लाह पार्टी है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करती है, सऊदी अरब उसके साथ तो रवाबित कायम रखे हैं उन्होंने, लेकिन यूएई इसमें बड़ा ख़िलाफ़ है। यूएई ने एसटीसी के ज़रिए इनको काउंटर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखें कि 2-3 जगहों पर इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं यमन के अंदर सऊदी अरब के साथ। एक तो इस्लाह पार्टी के हवाले से और दूसरा एसटीसी के हवाले से, क्योंकि यूएई की ये अप्रोच है कि हम सदर्न बेल्ट को कंट्रोल करें जो कि ऑयल रिच है, जहाँ पोर्ट्स हैं, समंदरी एक्सेस भी है हमारे पास और बहुत से मादनियात भी, और इस इलाके को एसटीसी के ज़रिए कंट्रोल करके वो अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस चाहते हैं। और यहाँ पर सऊदी अरब ने इनको काउंटर करने के लिए इक़दामात किए हैं और सारे कबाइलियों को इकट्ठा किया है जो गवर्नमेंट के साथ हैं, और हुकूमत को भी इम्बोल्डन कर रहे हैं कि इनको आप काउंटर करें। और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इनके दरमियान जो चपकलिश है उसकी मेन रीज़न भी यही है, रिसोर्सेज का कंट्रोल। और हदरामौत रीजन इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट सूबा है, यमन का लार्जेस्ट प्रोविंस है, ऑयल के बड़े ज़खायर हैं और कई की पोर्ट्स हैं यहाँ पर। तो अब सऊदी बैक्ड सदर्न मेजॉरिटी होमलैंड शील्ड फोर्सेस जो कि हुकूमत के साथ काम करेंगी, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है कि आप इन इलाकों पर खड़े हो जाएं और एसटीसी को मज़ीद आगे आने से रोकें। इनको नॉर्दर्न हदरामौत के स्ट्रेटेजिक एरियाज़ पर खड़ा किया गया है एसटीसी को रोकने के लिए, और इसमें हदरामौत का ट्राइबल अलायंस भी शामिल है जो कि सऊदी बैक्ड फोर्सेस की मदद करेगा। यूएई की अगर रीसेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो वो बहुत से वोलेटाइल रीजन्स में की पोर्ट सिटीज़ का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जिससे वो अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा चाहते हैं, और रिपोर्टेडली इस पूरे प्लान में इनको इजराइल की सपोर्ट भी शामिल है। जैसा कि यमन की बात करें तो पोर्ट ऑफ आइडन और मुकल्ला पोर्ट्स, इनका कंट्रोल ये चाहते हैं। इसके अलावा हमने देखा है लीबिया में हफ्तार की हुकूमत को इन्होंने सपोर्ट किया है, और वहाँ भी कई 3-4 की पोर्ट सिटीज़ हैं जैसे कि बेंगाजी, सिरते और तुब्रुक जो कि हफ्तार की फोर्सेस के पास हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑयल है, इनको भी यूएई ने सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा सूडान की बात करें, वहाँ भी हमने जिक्र किया था इस वीडियो में कि आरएसएफ जो कि हमीती की फोर्सेस हैं, इनको भी यूएई स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करता है जनरल बुरहान के ख़िलाफ़। और यहाँ भी बहुत से सोने के ज़खायर हैं जिन पर यूएई की नज़र है। पोर्ट ऑफ आइडन पर कंट्रोल हासिल करके यूएई यहाँ पर मैरीटाइम सुपीरियॉरिटी चाहता है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और हूसीस के ऑब्जेक्टिव्स को काउंटर करना चाहता है। जिस तरह हूसीज ने ग्लोबल ट्रेड को मुतासिर किया इजराइल के हमलों के बाद, इसके जवाब में यूएई और इजराइल का ये जॉइंट प्लान है कि इस इलाके में इन की स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पर इनकी उजारादारी रहे और हूसीज जैसा ग्रुप फ्यूचर में इनको काउंटर ना कर सके। इसी तरह हमने एक और डेवलपमेंट देखी है इससे रिलेटेड। इसके बिल्कुल सामने सोमालिया के अंदर एक सोमाली लैंड ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है, और उसको किसने रिकग्नाइज किया है? सिर्फ एक कंट्री ने, और उसका नाम है इजराइल। इजराइल यहाँ पर सोमाली लैंड को रिकग्नाइज करके गल्फ ऑफ आइडन और बाबुल मंडब स्ट्रेट पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है और हूसीज और ईरान को काउंटर करना चाहता है।
बेसिकली इनकी जो जॉइंट कोलैबोरेशन है यूएई और इजराइल की, इसमें एक बहुत बड़ा मकसद ईरान को काउंटर करना भी है। जिस तरह हिस्टोरिकली ईरान ने हुसीस को सपोर्ट किया है अपने रीजन से इतना दूर यमन के इस कॉर्नर पर, तो वो अब इस इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इजराइल की बहुत ज़्यादा सक्सेसेस हुई हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को काउंटर करने में, बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिली हैं और अब सोमालीलैंड की रिकग्निशन के बाद इजराइल एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हासिल कर चुका है इस रीजन में स्ट्रेटेजिकली, जिससे उनके मुताबिक वो ईरान को लॉन्ग टर्म में काउंटर करने में कामयाब होंगे और उनका इन्फ्लुएंस और उनकी हेजिमनी बढ़ेगी इस रीजन में। और सोमालिया के अंदर जो सोमालीलैंड को डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर बरबरा पोर्ट पर इजराइल प्रेजेंस चाहता है और उनके साथ एक नई डील के चक्रों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और यूएई के दरमियान ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क के हवाले से भी एक जॉइंट कोलैबोरेशन है। और इस कोलैबोरेशन का हमने इस वीडियो में भी जिक्र किया था कि एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया था कि अरब स्टेट्स किस तरह इजराइल के साथ एक सीक्रेट मुआहदे में हैं, जिसके तहत वो बहुत सी इंटेलिजेंस शेयरिंग और एयर डिफेंस सिस्टम शेयर करते हैं इजराइल के साथ पूरे रीजन में एक जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत, जिसमें अमेरिका की सेंटकॉम भी इनकी मदद करती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई इन स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर का भी इस्तेमाल करता है। जो पैसा है इनके पास उसके ज़रिए ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इवन अफगानिस्तान के कुछ एयरपोर्ट्स को भी यूएई कंट्रोल करना चाहता है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए। यानी जितने वोलेटाइल एरियाज हैं आप देख लें, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, लीबिया, चैड, सूडान, यहाँ पर ये डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं ताकि इनकी उजारादारी कायम रहे। और ज़्यादातर इनका फोकस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और की पोर्ट्स पर होता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, उन इलाकों को सिक्योर कर लें ताकि इस पूरे रीजन में अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा कर सकें और ईरानियन थ्रेट को काउंटर कर सकें अपने बेपनाह पैसे के साथ और टैक्टिकल पार्टनरशिप्स जो इनकी इजराइल वगैरह से हैं। और अभी रिसेंटली तो हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ भी कुछ टैक्टिकल किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स की हैं जिसमें इकोनॉमिक डील्स शामिल हैं और पाकिस्तान में भी कराची पोर्ट्स की कुछ की टर्मिनल्स यूएई कंट्रोल करने का इरादा रखता है। पोर्ट सिटीज़ जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं और किसी भी मुल्क की पूरी ट्रेड उन पर डिपेंड करती है, यूएई उनमें इंटरेस्ट ले रहा है पूरे रीजन में, जिसमें एक क्लियर पार्टनरशिप इनकी नज़र आती है इजराइल के साथ। जहां सऊदी अरब की कोशिश होती है कि ऑफिशियल हुकूमतों को सपोर्ट किया जाए क्योंकि उनका जो विजन है 2030 उसके तहत वो चाहते हैं कि किसी हद तक स्टेबिलिटी आए, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में कमी चाहते हैं और उन ग्रुप्स के साथ मुआहदे कर रहे हैं जिनके वो कभी दुश्मन हुआ करते थे। तो इससे पता चलता है सऊदी अरब की अप्रोच और यूएई की अप्रोच, जो कि अभी भी बहुत से प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार नजर आते हैं। इसमें शायद की एलिमेंट ये भी है कि सऊदी अरब के अंदर मुकद्दस मकामात हैं और वो पूरी दुनिया में मुस्लिम दुनिया का एक मोतबर सरबराह बनना चाहता है। उनके पास एक जिम्मेदारी भी है, वो अपने आप को खादिम हरमैन शरीफैन भी कहते हैं। तो इसलिए शायद उनकी जो स्ट्रेटजी है वो यूएई से थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है और यूएई यहाँ ज़्यादा खुलकर खेलता हुआ नज़र आता है एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ, और सऊदी अरब यहाँ पर कॉशियस अप्रोच अपना रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में यूएई की ये जो स्ट्रेटजी है जो आपको यमन में नज़र आती है, लीबिया में नज़र आती है या सूडान में नज़र आती है या इवन अफगानिस्तान में नज़र आती है, क्या ये कामयाब हो पाएगी जिसके ज़रिए वो की पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का कंट्रोल हासिल करके एक इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहते हैं, या आपके ख्याल में ये एक डेंजरस और रिस्की अप्रोच है जिसका नुकसान आने वाले दिनों में यूएई को हो सकता है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।